हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिमांशु शर्मा और वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज़ का एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फाउंडेशन ऑफ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ ज्योग्राफी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भूगोल के अंदर दार्शनिक आधार का शिलान्यास किस तरह से हुआ, किसने किया, उसकी नींव कैसे पड़ी और कौन थे वो जोग्राफर फिलोसोफर या फिर कौन थे वो पर्सनैलिटी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था ज्योग्राफी में एक फिलोसॉफिकल बेस तैयार करने में और उसको एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन तक पहुंचाने में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। बट टॉपिक शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। क्योंकि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, आप ये भी देखें कि चैनल का जो स्टैट्स है ना, जो आंकड़े मैं देख रहा था उसमें दिखाया कि जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो तो देखते हैं बट उसमें से 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत दुख हुआ मुझे ये देखकर, बट आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और उसको शेयर करें अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो। ठीक है, बट मेरी कोशिश रहती है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम्स में फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो और ज़्यादा बात नहीं करते हैं और हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमैनुअल कांट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इमैनुअल कांट। देखिए, अगर हम फिलोसॉफिकल बेस की बात करते हैं ज्योग्राफी में तो सबसे पहले और आखिरी की बात ही नहीं आती, बट वन एंड ओनली इमैनुअल कांट। यही वो पर्सनैलिटी हैं, यही वो फिलोसोफर हैं, यही वो ज्योग्राफर हैं। इनको आप किसी भी तरह से आप बुला सकते हैं, तर्कशास्त्री बुलाइए, दर्शन शास्त्री बुलाइए, ठीक है, भूगोल वेत्ता बुला लीजिए, कुछ भी आप बुला सकते हैं इनको। तो इमैनुअल कांट ही वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने ज्योग्राफी में एक दार्शनिक आधार तैयार किया था। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इनके बारे में भी पढ़ेंगे और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका। इमैनुअल कांट, इनका जो समय काल है ना वो है 1724 से लेकर 1804 तक। देखिए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इमैनुअल कांट के बारे में। मेरे पर्सनल फेवरेट हैं इमैनुअल कांट। क्यों? क्योंकि इनको जब पढ़ता हूँ ना तो एक आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब इनकी जो बातें हैं, आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप डेविस वगैरह को या किसी ऐसे जोग्राफर को पढ़ रहे हैं जिन्होंने आपको बताया है कि नदियों की कौन कौन से स्टेजेस होती हैं या पर्वत कैसे बन रहे हैं, पठार कैसे बन रहे हैं। नहीं, इनकी ज्योग्राफी में दर्शन है। ठीक है, ये ऐसी ऐसी गहरी बातें आपको बता जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ऐसी बात मेरे मन में भी थी, बट आपको उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तो जब आप कांट को पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोच रहे थे उसको शब्द दे दिए हैं किसी ने, ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, इनको पढ़ के बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसे ऐसे कोटेशंस, इनकी कई कहानियां हैं, कोटेशंस हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वाह कितनी गहरी बात कह दी है इन्होंने। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम वो बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। ठीक है, इसका प्योर मोटिव जो है वो यही है ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज का या ज्योग्राफी की किसी भी वीडियो की, कि आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल हो। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अदरवाइज आप इनके बारे में बहुत पढ़ सकते हैं। बहुत कंटेंट है, मतलब इन्फिनाइट कह सकते हैं आप, इतना कंटेंट है इनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम इमैनुअल कांट के बारे में। ही वॉज अ जर्मन जोग्राफर, ये एक जर्मन जोग्राफर थे। और अगर हम फॉस्टर की बात करें, जैसे कि हम प्रैक्टिकल मेथड हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो उसमें आपने फॉस्टर का नाम सुना होगा। ठीक है, रीनहार्ड फॉस्टर, जॉर्ज फॉस्टर। तो जो फॉस्टर थे उनके मुताबिक कांट एक आर्मचेयर जोग्राफर थे। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट में ये कर बताइए कि आर्मचेयर जोग्राफर जो हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, इस पेज को खत्म करते ही मैं बता दूंगा कि कौन होते हैं, बट आप तब तक कमेंट करके बताइए। तो फॉस्टर ने कहा कि कांट कौन थे? आर्मचेयर जोग्राफर थे। नेक्स्ट पॉइंट, हिज जोग्राफिकल वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफी। इनका जो भूगोल का काम है, इन्होंने भूगोल में जो भी काम किया है ना उसमें दर्शन का पुट बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि इनकी बातों में आपको दर्शन, गहरी बातें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी।
ऐसा प्योर वाला ज्योग्राफी ये नहीं बता रहे हैं कि मतलब पर्वत पठार नदियाँ, ऐसा कुछ ये नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। महाद्वीप महासागर नथिंग, इनकी ज्योग्राफी में आपको दर्शन देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो के आखिर में इनकी कुछ कोटेशन भी डिस्कस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्यों इनको कहा जाता है कि इन्होंने दार्शनिक आधार तैयार किया भूगोल का, ठीक है। तो इनका जो ज्योग्राफिकल वर्क था वो फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस था, बट ये होने के बावजूद इन्होंने ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डायरेक्शन प्रदान किया था, ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रदान किया था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक तरफ इनकी जो ज्योग्राफी का वर्क है उसमें फिलॉसफी बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ वो फिलॉसफी भी इस तरह से इन्होंने दी है कि ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज अ प्रोफेसर, ये एक प्रोफेसर थे, कहाँ पर, कोनिंगबर्ग यूनिवर्सिटी। कब से कब तक, 1756 से 1779 तक, ठीक है। 1801 से 1804 इस अवधि के बीच में इनका जो ज्योग्राफिकल वर्क था, जो इन्होंने लिखा था, वो पब्लिश हुआ था, और उसके पब्लिश होने के बाद ही ये फेमस हो गए, ही बिकेम फेमस। उससे पहले इनको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, ठीक है। ऑब्वियसली ये प्रोफेसर थे तो स्टूडेंट तो जानते ही थे, बट फेमस होना, फेम मिलना, वो अलग बात है। तो जब 1801 से 1804 के बीच में इनका जो काम था वो पब्लिश हुआ ना, उसके बाद ये अचानक से फेमस हो गए, ठीक है। उस समय जब इनका काम पब्लिश हुआ था, ये मेटाफिजिक्स पढ़ाते थे, लॉजिक पढ़ाते थे, ठीक है। अब मेटाफिजिक्स को हिंदी में कहते हैं पराभौतिकी, लॉजिक तर्कशास्त्र, लॉजिशियन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब मेटाफिजिक्स क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताओ, और वादे के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि आर्म चेयर जोग्राफर क्या होता है। आर्म चेयर जोग्राफर वो जोग्राफर है जिसने अपने घर से, अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर चीज़ों को, नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, या महासागर, महाद्वीप, या किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है। उसकी नॉलेज का सोर्स उसका ऑब्जर्वेशन है, जो वो अपने आसपास देख रहे हैं। उनकी नॉलेज का सोर्स उनका इमेजिनेशन है कि वो किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसके बेसिस पर वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, जिसको हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जोग्राफर को कहा गया है आर्म चेयर जोग्राफर। तो आप मुझे बताइए मेटाफिजिक्स क्या होता है। तो ये पेज कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, थॉट्स ऑफ इमैनुअल कांट। देयर आर टू मेथड्स ऑफ गेन नॉलेज या फिर अर्न नॉलेज। देखिए, ज्ञान को अर्जित करने के दो तरीके हो सकते हैं, इन्होंने बताया था। एक तो प्योर लॉजिक, प्योर लॉजिक, ठीक है ना, तर्क के द्वारा हम ज्ञान को पा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। हमारे पास तर्क होना चाहिए हर चीज़ का। ऐसे नहीं कि हमने मान लिया कि, मान लीजिए कोई कह रहा है कि सामने ये नदी पहाड़ से निकलती है। अब किसी ने आपको बताया है कि नदी पहाड़ से निकलती है, आपने मान लिया है, तो ये तो एक रॉ इन्फॉर्मेशन हो गई है। लेकिन आपको लॉजिक, अपना तर्क यूज़ करना है और सवाल करना है कि ये नदी पहाड़ से ही क्यों निकलती है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, पहाड़ में ऊंचाई होती है, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे वहाँ पर आइस कैप्स बन जाते हैं, फिर वो मेल्ट होते हैं, और फिर नदी पहाड़ से मैदानों की तरफ आती है, क्योंकि पहाड़ से मैदान की तरफ डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। तो कैसे पता चला हमें, एक तो हमें ये पता चला कि नदी पहाड़ से निकलती है, फिर हमने एक लॉजिक लगाया और हमने क्वेश्चन पूछा कि पहाड़ से नदी क्यों निकलती है, तो हमें इतनी सारी जानकारी मिल गई। तो एक तो ये तरीका है नॉलेज को गेन करने का, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम सेंसेस। हमें कोई नहीं बता रहा है, हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं। आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कानों से सुनना, है ना, जबान से चखना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे सेंस हैं। स्किन से महसूस करना। तो जब हम स्किन से महसूस कर रहे हैं कि हमने कोई ठंडी चीज़ छू ली है, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई, ये सरफेस जो है या ये पर्टिकुलर चीज़ ठंडी है। कैसे पता चला हमें, हमें ये नॉलेज कैसे मिली, हमारी स्किन ने उसको सेंस कर लिया। कहीं पर कोई गुलाब महक रहा है, हमें कैसे पता चला, हमारी नाक ने उसको स्मेल कर लिया है, ठीक है। कहीं एक मधुर संगीत बज रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है, हमारे कानों ने उसे ग्रहण किया, सुना है उसको, ठीक है। और कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, तीखी है, कड़वी है, कैसे पता चला, हमने उसको चखा। समझ रहे हो ना आप।
तो हम एक तरह से डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने सेंसेस के द्वारा, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर कांट के मुताबिक दो तरह से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, एक है प्योर लॉजिक के द्वारा और दूसरा है अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों से उनको महसूस करके। क्लियर? अगला पॉइंट, कांट कहते हैं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है ना, आपके ज्ञान की परिधि को पूर्ण करते हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी, भूगोल को नहीं पढ़ा है, भूगोल को नहीं समझा है, इतिहास को नहीं समझा है, तो आपके ज्ञान की परिधि पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है? आप 360 डिग्री को पूरा नहीं कर सकते जब तक आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। आप 359 डिग्री पे ही अटक जाएंगे। ठीक है? एक डिग्री फिर भी रह जाएगा। आपको उसको कंप्लीट करने के लिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। समझ गए आप? आगे कहते हैं कांट कि ज्योग्राफी इज ओल्डर देन हिस्ट्री। इनका कहना है कि ज्योग्राफी जो है वो हिस्ट्री से भी पुरानी है, और इसको कैसे वो अपने तर्क से, अपने लॉजिक से सिद्ध करते हैं कि हिस्ट्री इज कंटिन्यूअस ज्योग्राफी। अब ये क्या है? इनका कहना है कि भाई ज्योग्राफी पहले आई थी, अब ज्योग्राफी जैसे जैसे तरक्की करती जाती है तो जो पुरानी ज्योग्राफी है वो इतिहास होती जाती है। ठीक है? जैसे कि आज पृथ्वी बनी है, भूगोल है, यहां पर कुछ भी इतिहास नहीं है, आज पृथ्वी बनी है। ठीक है? लेकिन पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ कब हुआ? पृथ्वी के बनने से कई सौ साल बाद। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी का बनना इतिहास हो गया है, पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। अब जीवन में सिंगल सेल, मल्टी सेल, इस तरह के प्राणी आए और फिर पृथ्वी पर मानव जीवन उत्पन्न हुआ। अब ज्योग्राफी एक और स्टेप आगे बढ़ गई है कि पृथ्वी पर मानव जीवन उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ और पृथ्वी पर मानव जीवन उत्पन्न हुआ, दोनों में से इतिहास क्या है कि पृथ्वी में जीवन उत्पन्न हुआ। अब इतिहास थोड़ा सा और बढ़ गया है। पहला इतिहास कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, दूसरा पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, तीसरा पृथ्वी पर मानव जीवन उत्पन्न हुआ। ऐसे ही ज्योग्राफी आगे बढ़ती जाएगी। मानव ने विकास किया, उसने आग की खोज की, उसने हथियारों की खोज की, उसने खेती करना सीखा, ये सब इतिहास। तो 2022 में हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 2021 तक का सब कुछ इतिहास है, और 2022 वर्तमान है, और अगले साल ये भी इतिहास हो जाएगा। तो हिस्ट्री क्या है? एक कंटिन्यूअस ज्योग्राफी है। आज ज्वालामुखी उद्गार हुआ है और कल हम कहेंगे कि कल ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। ठीक है? आगे बढ़े। डिवीजन, कांट के मुताबिक जो ज्योग्राफी है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला इन्होंने बोला फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक विज्ञान। आप सभी जानते हैं बेसिक, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन, स्कोप। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक, जो हमारे आसपास भौतिक चीज़ें हैं, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ज़मीन, हरियाली, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारे, जानवर को आप हटा दीजिए, सॉरी, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि बाय नेचर बनी हुई हैं, ये क्या है? फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है? तो फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा इन्होंने मैथमेटिकल ज्योग्राफी, गणितीय ज्योग्राफी के बारे में बताया। तीसरा है मोरल ज्योग्राफी। अब मोरल ज्योग्राफी आपको हो सकता है, हो क्या सकता है, आपको किसी भी ज्योग्राफी या किसी भी ज्योग्राफर के थॉट्स में आपको मोरल ज्योग्राफी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको मोरल ज्योग्राफी क्यों मिल रहा है? क्योंकि कांट एक दार्शनिक भी थे। ठीक है? नैतिकता के बारे में वो बात करते हैं कि ज्योग्राफी तरक्की तो कर रही है, ठीक है, मानव तरक्की तो कर रहा है, लेकिन उसकी तरक्की तब तक तरक्की नहीं है जब तक उसके अंदर नैतिकता नहीं है। एक नैतिकता होती है ना कि हमें किसी का सामान नहीं चुराना है क्योंकि वो किसी और से बिलोंग करता है, वो किसी और का सामान है। हमें किसी का सामान किसी से बिना पूछे नहीं लेना है क्योंकि उसका मालिक कोई और है। इस तरह की नैतिकता की बात करते हैं इमैनुअल कांट। ठीक है? तो मोरल ज्योग्राफी। फिर आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर आप देखते हैं अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, गांव, कस्बे। ठीक है? फिर आता है कमर्शियल एंड मर्केंटाइल ज्योग्राफी। व्यापार की बात होती है यहाँ पर। क्लियर? एंड लास्ट में आता है थियोलॉजिकल ज्योग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन। ठीक है? रिलीजन किस तरह से आया, किस तरह से विकसित हुआ, कैसे अलग अलग रिलीजन विकसित हुए, उन सारी चीज़ों की बात यहाँ पर की जाती है। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं।
अभी हम बात करेंगे कोट्स की। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इमैनुअल कांट्स ने बहुत गहरी गहरी बातें की हैं। अब हम इनकी गहरी बातों को एक बार देख भी लेते हैं, मतलब आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। आप इसको एज अ स्टेटस शेयर कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। बहुत ही वाइज, बहुत ही गहरी बातें हैं। सबसे पहले, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है। साइंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, एक संगठित क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से जो विजडम है, जो स्वतंत्रता है, वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। देख रहे हैं आप इन्होंने कैसे साइंस से दर्शन को, स्वतंत्रता को जोड़ दिया है कि साइंस जिस तरह से संगठित ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, इसी तरह से स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा संगठित, कितनी ज़्यादा सुचारू रूप से चल रही है, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा हम देखें, ही हु इज क्रूएल टू एनिमल बिकम हार्ड ऑल्सो इन हिज डीलिंग विथ मैन। जो भी इंसान जानवरों के साथ बहुत ही निर्दयता के साथ बिहेव करता है ना, बहुत क्रुएलिटी के साथ बिहेव करता है, वो इंसानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार रखता है, ठीक है। वी कैन जज द हार्ट ऑफ अ मैन बाय हिज ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अगर आप किसी भी इंसान के दिल को समझना चाहते हैं ना, उसके मन को समझना चाहते हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं? आप ये देखिए, आप ये ऑब्जर्व करिए कि वो इंसान जानवरों के साथ कैसा बिहेव करता है, ठीक है। उसके अंदर जानवरों के लिए, जीव जंतु के लिए दया भावना है या नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितनी गहरी बात है कि कोई भी इंसान जो जानवरों के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है, वो इंसानों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करेगा। अगर आपको किसी के दिल के बारे में जानना है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आप पहले ये देखिए कि वो इंसान जानवरों के साथ, जीव जंतुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। क्लियर? अगली कोटेशन देखते हैं। ऑल अवर नॉलेज begins विद द सेंसेस। हमारी सारी की सारी जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो कैसे शुरू होता है? सेंसेस से शुरू होता है। प्रोसीड देन टू द अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम उसे समझना स्टार्ट करते हैं, उसे समझने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और उसके बाद एक रीजन पर खत्म होता है वो ज्ञान, ठीक है। यानी कि देयर इज नथिंग हायर देन अ रीजन। यहाँ पर कारण से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। नॉलेज हमारे सेंस से शुरू होती है। मान लीजिए कि हमने एक पेड़ को देख लिया, आंखों से हमने उसे सेंस किया, हम देख रहे हैं कि सामने पेड़ है। उसके बाद जो हमने सेंस किया है वो प्रोसीड होगा, हम उसे समझना शुरू करेंगे। हमारा दिमाग उसे एनालाइज करेगा कि भाई सामने एक लंबा सा कोई आकार है जिसपे हरी हरी पत्तियां हैं, उसमें टहनियां हैं, ठीक है। यानी कि एक पेड़ है। हमारे दिमाग ने एनालाइज कर लिया कि वो एक पेड़ है, ठीक है। अब वो पेड़ क्यों है, उसका क्या रीज़न है? जाहिर है वहाँ पर किसी ने बीज डाला होगा, या फिर कोई पक्षी वहाँ पर बीज गिरा गया होगा, या फिर ऑटोमेटिक बाय नेचर वहाँ पर कुछ इस तरह की प्रक्रिया हुई होगी कि वहाँ से पेड़ उग आया है। लेकिन अंततः जो चीज़ सबसे बड़ी है वो है रीज़न। मैं हिमांशु हूँ, ठीक है। क्या रीज़न है कि मैं यहाँ पर हूँ? आप जो भी हो, ठीक है, क्या रीज़न है कि आप वहाँ पर हो? आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो? कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ रहे? या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है। तो हर चीज़, हम नॉलेज को शुरू करते हैं सेंसेस से, उसके बाद दिमाग हमारा उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करता है और फिर एक रीज़न के साथ ख़त्म करता है। और दुनिया में रीज़न से बड़ा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग हायर देन रीज़न। समझ रहे हो आप? आगे बढ़ते हैं। अगली कोटेशन, इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स। अगर हम कानून की बात करें तो एक आदमी कब गिल्टी माना जाता है, कब दोषी माना जाता है? जब वो दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, दूसरों के अधिकारों को छीन लेता है। लेकिन हम अगर एथिक्स की बात करते हैं तो एक आदमी तभी गुनाहगार हो जाता है जब वो ऐसा करने की सोचता भर है। मतलब आपको किसी के साथ बुरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपने सोच लिया है तो ही आप गुनाहगार हो जाते हैं एथिक्स की दुनिया में। और कानून की दुनिया में तो आप तभी माने जाएंगे गुनाहगार जब आपने किसी के साथ ऐसा किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोरालिटी इज नॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ हाउ वी मे मेक आवर सेल्स हैप्पी। जो नैतिकता है वो ये नहीं है कि हम इस चीज़ को डॉक्ट्राइन करें कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, बट हाउ वी मे मेक आवर सेल्स वर्दी ऑफ हैप्पीनेस।
मोरालिटी ये है कि हम अपने आप को किस तरह से इस काबिल बनाएं, किस काबिल, खुशियों के काबिल बनाएं। फिर से देख लीजिए, नैतिकता ये नहीं है कि हम अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं, नैतिकता ये है कि हम अपने आप को किस तरह से खुशियों के काबिल बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, आज की दुनिया में लोग इसलिए पागल हैं, वो दिन भर ये जतन करते रहते हैं, ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें, अपने आप को खुशियों के काबिल बनाना उनके एम में आता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, immaturity is the incapacity to use one's intelligence without the guidance of another. इमेच्योरिटी क्या है? गैर समझदारी या किसी का समझदार ना होना। कैसे जज करेंगे? उसकी इनकैपेसिटी से। किस चीज़ की इनकैपेसिटी? कि वो किसी एक के इंटेलिजेंस को किसी दूसरे के गाइडेंस के बिना यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अगर आप किसी की इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जब तक कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति आकर गाइड नहीं करता है, दैट मीन्स यू आर इमेच्योर। ठीक है, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का लेक्चर इमैनुअल कांट के बारे में। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आई अगेन रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे मॉडर्न क्लासिकल पीरियड स्टार्ट करते हुए। ठीक है, द क्लासिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इमैनुअल कांट के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।